स्वागत है दोस्तों करियर योर सेल्फ में एसपीडी साइंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडल सेट 81 से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से ढक कर क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, तो काला कागज़ उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देते हैं। इसीलिए क्या होता है, काला कागज़ उसको प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देते हैं, इसीलिए फोटोग्राफी पर काले कागज़ों के ढक दिए जाते हैं, काले कागज़ों से ढक दिए जाते हैं। समझे? फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागज़ों से क्यों ढका जाता है दोस्तों? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसीलिए काला कागज़ उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, और आपको पता होगा गोबर गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो इथिल के बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वो क्या होता है? 7 के बराबर हो यानी कि 7 हो तो वो उदासीन होता है, जल होता है वो, ठीक है, उसको याद रखिएगा। पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो या 7 से ऊपर हो तो क्या होगा? तो क्षारीय होगा। दोस्तों आप इस तरह से याद रखिए कि 7 जो है नॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है, और ये हो गया 7 से इधर यदि जो कोई भी मतलब जिसका मान रहेगा, ठीक है, चाहे वो 4 रहे, चाहे 0 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, पीएच मान 1 2 3 4 5 6 7 तक यदि रहे तो उसका मान वो क्या होगा? उसका प्रकृति जो होगा अम्लीय होगा। यदि कोई भी वैल्यू 7 से लेकर के 14 तक के बीच में हो तो उसका प्रकृति कैसा होगा? तो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और यदि 7 रहे तो उदासीन होगा, जल होगा। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप CO+N2 है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो CO+N2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो साधारण नमक है, NaCl, ठीक है, NaCl ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सागर में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? साधारण लवण पाए जाते हैं, जिससे नमक बनाया जाता है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO2+H2O, ठीक है। ग्लूकोज का जो किण्वन का अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है? CO2+H2O, याद रखिएगा। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो प्रतिजीवानिक है। प्रतिजीवानिक यानी एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि इसका उपयोग एक दवा के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? तो क्लोरोमाइसिटीन का। ये क्लोरोमाइसिटीन जो है कोरोना के टाइम में बहुत अच्छे से इसका व्यापक रूप से इसका उपभोग किया गया था। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? तो अपचयन विधि द्वारा होता है। वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पाद किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अपचयन द्वारा होता है, याद रखिएगा। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। मॉडल सेट 82 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किडनी के रोगियों के द्वारा किडनी
के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना फिनोमिनन जो है वो क्या कहलाती है, तो परासरण कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। किडनी के रोगियों के दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस जो है, ठीक है, डायलिसिस जो होता है किडनी रोगी के प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसका प्रक्रम जो है प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है, तो परासरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। इमुल्सन का उदाहरण है। दूध क्या है, तो इमुल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारूद किसका मिश्रण है, तो सल्फर, चारकोल, नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, ये तीनों का मिश्रण है। सल्फर, चारकोल और नाइटर का मिश्रण है। नाइटर को पोटेशियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य परिरक्षक, ठीक है, खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेशन के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो बेंजोइक अम्ल है। याद रखिएगा, खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेशन के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो बेंजोइक अम्ल है। कपड़े के रंग का विरंजक ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक रिएजेंट जो है कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कपड़े के रंग का विरंजक, ठीक है, ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। याद रखिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्जोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन सी है, तो यूरिया है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन सी है, यूरिया है। अगला देखते हैं। टेबल शर्करा किसको कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। टेबल शर्करा जो है सुक्रोज को कहते हैं। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। N2O को कहते हैं हंसाने वाली गैस। इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस को कहा जाता है। इससे क्या होता है, इस गैस को छोड़ने से व्यक्तियों हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है। माचिस की तीलियों का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है, तो लाल फास्फोरस का बना होता है। माचिस की तीली जो है उसमें जो काला भाग आप अगले वाले हिस्से को देखते हैं वो किससे बनता है, तो लाल फास्फोरस से बनता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन जो है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। जो दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के 3 कण होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, समस्थानिक हम किसको बोलेंगे, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होंगे उसको क्या बोलेंगे, हम समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं जाएंगे, हम बस ये देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या किसका किसका समान है, तो वो क्या होगा, समस्थानिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। संभारित यानी कि समान भार वाले। ठीक है, समान भार वाले परमाणु द्रव्यमान किसको कहा जाता है, ठीक है, संभारित किसे कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, संभारित कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 83 का। उधर्पातन क्या है, ठीक है, उधर्पातन का परिभाषा देखिए क्या है, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे उधर्पातन कहते हैं। वैसा ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है दोस्तों, जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं जाकर के सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कपूर है, गर्म करने पे सीधा वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ये एक उधर्पातन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा।
ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन से? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रख सकते हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल, ये चारों जो है ऊर्ध्वपातन विधि का एग्जाम्पल है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो परभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि से अलग किया जाता है? तो परभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है इसको। जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, एल्कोहल। ठीक है, ये जल में घुलने वाला प्रमुख पदार्थ है। कौन कौन से? तो नमक घुल जाते हैं, चीनी घुल जाते हैं, फिटकिरी घुल जाते हैं, नीला थोथा होता है वो भी घुल जाते हैं, और एल्कोहल, ठीक है, जिसको शराब में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, वो भी घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ कौन है? वार्निश घुल जाते हैं, कपूर घुल जाते हैं, चमड़ा घुल जाते हैं, लाख, आयोडीन घुल जाते हैं। ठीक है, लाख से आपको पता होगा कि लाख से चूड़ियाँ बनाए जाते हैं, ये सभी एल्कोहल में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, आप याद रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन से हैं? तो तेल घुल जाते हैं, वसा घुल जाते हैं, घी घुल जाते हैं और मोम घुल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी फैट बनाने वाले जो मटेरियल है वो सारे क्या होते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर किस में घुलनशील है? तो नेफ्था में घुलनशील है। रबर जो है नेफ्था में घुलनशील है। ठीक है, याद रखिएगा, रबर क्या है? तो नेफ्था में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CS2 में घुलनशील है। गंधक एवं लाल फास्फोरस, ठीक है, आपको याद होगा कि लाल फास्फोरस से माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाती है। ठीक है, और गंधक एवं लाल फास्फोरस जो है किस में घुल जाते हैं? तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाते हैं, CS2 में घुल जाते हैं, याद रखिएगा। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण को प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण को प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस शीश कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन में ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किस शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। ग्लूकोज में एथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। अगला देखते हैं, मॉडल सेट 84 को, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलेम एंजाइम जो है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? फाइलेम एंजाइम को प्रयोग किया जाता है। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? फाइलेम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो पारा है। पारा जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। इसको यदि ठोस बनाया जाए तो कितने डिग्री पे ठोस बन जाएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वो माइनस में इसका तापमान होता है जिस पे ये ठोस बन जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने डिग्री पर पारा जो है ठोस बन जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी है। ठीक है,
विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी है। ठीक है, इसीलिए चांदी को विद्युत में प्रयोग किया जाता है। विद्युत के तार बनाने में चांदी का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कांसा किन किन धातुओं से लिकर बनता है? कांसा किस किस धातु से मिलकर बनता है, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो तांबा प्लस टीन मिलकर कांसा बनाते हैं। ठीक है, तांबा प्लस टीन मिलकर कांसा बनाते हैं। आप यदि इतिहास पढ़े होंगे तो कांस्य युगीन एक युग था। ठीक है, जिसमें तांबे और टीन का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, तो उस युग को कांस्य युगीन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से ये याद रखिए आप। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनते हैं? तो तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बनते हैं। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बनते हैं। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बनते हैं। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। ठीक है, पीतल के बर्तन बहुत ज़्यादा फेमस है और तांबा जस्ता मिलकर के पीतल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा आयरन का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन है? तो लोहा आयरन का अयस्क जो है मुख्य रूप से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट जो है वो लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ठीक है, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा लोहा का मात्रा होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो ढलवा लोहा, कास्ट आयरन में होता है सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पिटवा लोहा। ठीक है, वोर्थ आयरन। ठीक है, रफ आयरन लिखा हुआ है। ठीक है, पिटवा लोहा, रफ आयरन लिखा हुआ है। रफ आयरन में सबसे कम मात्रा में लोहा कार्बन की मात्रा होती है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा होते हैं। बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7 × 10H2O। ये क्या है? बोरॉक्स का सूत्र है। Na2B4O7 × 10H2O क्या है? तो बोरॉक्स का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 10H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किससे बनता है, कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कैसे बनता है? ड्राई आइस कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? तो -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ ये नहीं होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को ठंडा कर दिया जाता है, वो ठोस अवस्था में हो जाता है, उसको शुष्क बर्फ हम नहीं कहते हैं। शुष्क बर्फ जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस पर जमाने पर वो क्या बनता है? शुष्क बर्फ बनते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। कोल गैस में क्या होता है दोस्तों? तो 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कोल गैस कहते हैं। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है? तो वाटर गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है? तो वाटर गैस होता है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिस्टले एवं सीले ने किया था। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिस्टले एवं सीले ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रिस्टले एवं सीले ने क्या किया था? ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। मॉडल सेट 85 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। पेड़ पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो 1771 में प्रिस्टले ने की थी। अमोनिया की खोज 1771 में प्रिस्टले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधि में मुख्य रूप से कौन कौन है? तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। एंटीबायोटिक औषधि में मुख्य रूप से कौन कौन है? तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, ये तीनों हैं, ये चारों क्या है? तो एंटीबायोटिक औषधि हैं। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक औषधियों मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आयोडीन फिनॉल। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक औषधि जो है कौन कौन है? तो आयोडीन फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन। ठीक है, हेक्साक्लोरोफिन जो है ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक औषधि हैं। आयोडीन फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन ये क्या है? तो एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस में किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधि कौन कौन है? ठीक है, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस में किया जाता है और इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन सी है? तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ निम्न हैं, कौन से हैं? तो एस्प्रिन है, क्रोसिन है, एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरेमिडीन। एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरेमिडीन ये क्या है? तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग सिर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है और इसका मुख्य औषधि कौन कौन से हैं? तो एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरेमिडीन है। ठीक है, एंटीपायरेटिक का उपयोग किस में किया जाता है और इसका मुख्य औषधि क्या है? तो एंटीपायरेटिक क्या है दोस्तों? तो एंटीपायरेटिक का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है और इसका मुख्य औषधि कौन कौन से है? तो एस्प्रिन और क्रोसिन है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? पायरोमिडीन। याद रखिएगा। सीमेंट क्या है? सीमेंट क्या है? ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। ठीक है, सीमेंट क्या होता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम आयरन तथा एल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। इसमें क्या होता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आयरन, सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। किसमें? तो सीमेंट में। पायरेक्स कांच क्या है? पायरेक्स कांच क्या है? तो सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है। पायरेक्स कांच क्या है दोस्तों? तो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो पायरेक्स कांच कहलाता है। फिलिंट कांच क्या है? तो फिलिंट कांच है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है फिलिंट कांच। फिलिंट कांच क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। फिलिंट कांच क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रुक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, जो धूप चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, क्रुक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 86 से। वांछनीय परिवर्तन क्या है? वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के हितकर होते हैं। ठीक है, वे परिवर्तन जो मानव जीवन के हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, बीज उगना, ये सब क्या है? तो वांछनीय परिवर्तन है। ठीक है, दूध से दही बनना, बीज उगना, ये सब क्या है? वांछनीय परिवर्तन है। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के हित में होते हैं, हितकर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर नहीं होते हैं, हित में नहीं होते, मानव जीवन के
हित में नहीं होते। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के हित में नहीं होते अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना, ठीक है, उससे क्या होता है दुर्गंधित गैस निकलते हैं, ठीक है, जहरीला गैस निकलता है, वो क्या होते हैं मानव जीवन के हित में नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं अवांछनीय परिवर्तन बोलते हैं। अगला देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे जल जमकर बर्फ बन जाना, ठीक है, जल जमकर बर्फ तो बन जाते हैं, फिर क्या होता है बर्फ क्या होता है जल बन जाते हैं। चीनी का जल में विलयन। दोस्तों एक बार फिर से भौतिक परिवर्तन को देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आप देखेंगे कि नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल जमकर बर्फ बनना, ठीक है, चीनी जल में विलयन होना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन है। आप देखेंगे कि जल तो बर्फ बन जाता है, फिर से क्या होता है वो फिर से जल बन जाता है। यदि चीनी को जल में विलयन कर दें और मतलब फिर क्या करें तो उस जल को गर्म करने पर क्या होता है फिर से चीनी प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिएगा भौतिक परिवर्तन में कुछ नया परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम का तार का जलना, ठीक है, मैग्नीशियम का यदि तार जल जाए फिर से वो क्या तार बन जाएगा, नहीं बनेगा। लोहे में जंग लगना, यदि लोहा में जंग लग जाए तो फिर क्या वो जंग से लोहे बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। दूध का दही बनना, आप बताइए कि दूध से दही बन जाए तो दही से फिर क्या बन सकता है, दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। मोमबत्ती जल जाए तो फिर क्या जले हुए को मोमबत्ती बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं तो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। वे परिवर्तन जिससे क्या होता है तो नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बनने के बाद फिर से वो अपने पुरानिक रूप में नहीं ढल पाते हैं, इसको क्या बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटीरियम। प्रोटीरियम, ट्राइटियम और ड्यूटीरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेफाइट को जाना जाता है। काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है, काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। काला शीशा को किस नाम से जाना जाता है तो प्लेम्बेगो के नाम से जाना जाता है, प्लेम्बेगो के नाम से जाना जाता है। काला शीशा को प्लेम्बेगो के नाम से जाना जाता है। हीरा कौन सा फलकीय होता है, हीरा कौन सा फलकीय होता है तो समचतुर्ष फलकीय होता है। ठीक है, हीरा कौन सा फलकीय होता है, समचतुर्ष फलकीय होता है। हीरा कौन सा फलकीय होता है, समचतुर्ष फलकीय होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देना। उत्प्रेरक का कार्य क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के चाल को बढ़ा देना। उत्प्रेरक का कार्य है रासायनिक अभिक्रिया के चाल को बढ़ा देना। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। ठीक है, वृक्षों के समीप नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। वृक्षों के समीप नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। बेकेलाइट क्या है तो बेकेलाइट फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड का मिश्रण है, फार्मेल्डिहाइड का मिश्रण है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडलसेट 87 का। ठीक है, सर्वाधिक आघातवर्ध्य, ठीक है, सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु कौन है तो सोना। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु क्या है तो सोना है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाई जाने वाले सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी होती है तो एल्युमिनियम होती है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी होती है, एल्युमिनियम होती है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है,
इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पेट्रोल में टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो क्लोरोक्विन है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो क्लोरोक्विन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर सबसे अत्यधिक प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो फेफड़ा है। एस्बेस्टस कारखानों में जो मनुष्य काम करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के शिकार होते हैं। उसमें सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा दोस्तों सबसे अधिक प्रभावित होता है उनके। लार की प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अधिक सामग्री कौन है? तो पैराफिन मोम है। पैराफिन मोम है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो पैराफिन मोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो विटामिन है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो HCl + HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया में HCl + HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया में HCl + HNO3 का मिश्रण होता है। बिटुमिनस कोयला में कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन विधि द्वारा होता है। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? भंजन आसवन विधि द्वारा होता है। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? भंजन आसवन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का। शर्करा में शोधन किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का प्रयुक्त होता है। शर्करा में शोधन किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का प्रयुक्त होता है। कृत्रिम रेशम कौन होता है? तो रेयान होता है। कृत्रिम रेशम कौन होता है दोस्तों? तो रेयान होता है। कृत्रिम रेशम रेयान होता है। कृत्रिम रेशम रेयान होता है। कृत्रिम रेशम रेयान होता है। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जा सकती है? तो मॉर्फिन का जो है एसिटिलीकरण करके हीरोइन जो है बनाई जाती है। हीरोइन एक जो है मादक पदार्थ है, जिसको मतलब लोग सेवन करने से नशे के शिकार हो जाते हैं। तो ये क्या है? हीरोइन का एसिटिलीकरण करके क्या बनाया जाता है? तो मॉर्फिन बनाया जाता है। रबर के बल्काइनेजेशन में कौन सा तत्व है? तो सल्फर। रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व है? तो सल्फर है। रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व है? सल्फर है। मॉडल सेट 88 देखते हैं। तो रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड जो है वो तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड है। सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और सीसा से मिलकर बनता है। टीन और सीसा से मिलकर क्या बनता है? सोल्डर बनता है। सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो टीन और सीसा से बने होते हैं। टीन और सीसा से बने होते हैं क्या? तो फ्यूज तार। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव क्या है? RDX का पूरा नाम है। RDX का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो टेफ्लॉन का। ठीक है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन के बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एपिडिक अम्ल है। नायलॉन बनने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एपिडिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन है? तो रेयान। रेयान जो है मानव निर्मित पदार्थ जो है
कृत्रिम रेशा बनाता है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन है? तो रेयान है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शराब का निर्माण किण्वन के क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। किण्वन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। किण्वन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो एसिटिलीन गैस है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो एसिटिलीन गैस है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मॉडल सेट 89 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। मानव आमाशय में मानव आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, ओलियम क्या है? ओलियम क्या है? तो सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है। सधु सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम है। H2SO क्या है? ओलियम है। सधु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO ओलियम है। दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो He+O2 दी जाती है। ठीक है, दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, He+O2 दी जाती है दम्मा के रोगी को। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, जो दम्मा के रोगी को भी दी जाती है। यही अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। भू सतह पे सर्वाधिक रूप में तत्व कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कारों से जो धुआं निकलती है उससे कैंसर उत्पन्न होता है, वो कौन सी गैस है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? तो वर्षा का जल है। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? तो वर्षा का जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र जल से शुद्ध किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल से शुद्ध जल की प्रक्रिया किस द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम धातु जो है वो सबसे भारी धातु है। ओस्मियम धातु सबसे भारी धातु है। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? कॉपर की उपस्थिति के कारण निकलता है। आतिशबाजी में जो है नीला रंग कॉपर की उपस्थिति के कारण निकलता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। इसका आभूषण के रूप में यूज होता है। ठीक है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पायराइट को जाना जाता है। ठीक है, बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो आयरन पायराइट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? तो जस्ता का जो लोहे पर परत चढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग कहते हैं।
लोहे पर जंग लगने पर लोहा के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगने पर लोहा का वजन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वजन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मॉडल सेट 19 को देखते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में, पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में शून्य के समूह में रखे जाने वाले धातु को, चाहे मतलब रखे जाने वाले तत्व को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है उसको। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो एल्यूमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, याद रखिएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी में कौन सी गैस का मुख्यता है, तो ब्यूटेन। ठीक है, वैसे एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्यूटेन है, याद रखिएगा ये दोनों। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है, Na। ठीक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। यदि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है, तो जल से आती है। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है, तो जल से आती है। जल से क्या करती है, तो पौधे ऑक्सीजन बनाती है और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो एफ बेटिंग ने है जो है वो 1932 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेटिंग ने की थी। यही इंसुलिन बढ़ने से क्या होता है, तो मधुमेह बीमारी हो जाती है मानव के शरीर में। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी, हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने की थी 1967 में। 1967 में जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड वो हृदय परिवर्तन की खोज की थी। सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी, तो जी डोमाग ने की थी। सल्फा ड्रग की खोज जी डोमाग ने की थी सल्फा ड्रग की खोज। हेजे का टीका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। हेजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने 1884 ईस्वी में की थी। डीडीटी की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर पाल मूलर ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मूलर ने 1939 ईस्वी में की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्प्रिन की खोज किसने की थी, तो ड्रेसर ने की थी। ठीक है, आप इस जो ये मॉडल सेट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें खोज और खोजकर्ता का नाम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो एस्प्रिन की खोज किसने की थी, तो ड्रेसर ने की थी। रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की खोज की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी, कार्ल लेड स्टीनर ने की थी। कार्ल लेड स्टीनर ने रक्त परिवर्तन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी।